बच्चों नमस्कार। सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। आपने शायद क्लास 6 या 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि अंग्रेज़, या कहीं से सुना भी होगा कि अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तो वो हमारे देश में ट्रेड करने के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए आए। तो हमने चैप्टर की हेडिंग दी है फ्रॉम ट्रेड, तो यानी कि वो इस देश में उनकी जो एंट्री हुई और जो हमारे कंट्री में आए वो ट्रेड करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए। और टेरिटरी का मतलब होता है कि एक तरह से रूलिंग करना, शासन करना। तो वो हमारे देश की टेरिटरी में यानी कि इस एरिया में उन्होंने अपना रूलिंग जो है एस्टेब्लिश कर लिया है। और वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है बच्चों कि जो इलाका होता है या जो एरिया होता है उसको हम टेरिटरी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं इंडियन टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी का मतलब कि भारत का या इंडिया का जो भी एरिया है उसको हम इंडियन टेरिटरी बोलते हैं। उसको हम एक तरह का क्षेत्र हम इसको हम कह रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो दैट इज़ नॉन एज इंडिया। और आफ्टर इज डेथ इन 1707 यानी कि जो औरंगज़ेब है उसकी 1707 में डेथ हो गई। मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। इसका मतलब ये है कि जो पहले सूबेदार और जो मुगलों के अधीन जो गवर्नर थे या जो ज़मींदार थे, वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मुग़ल शासन की या मुग़ल जो रूल हो रहा था उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने रीजनल किंगडम सेटअप कर लिए या बना लिए। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. और जो पहले दिल्ली जो है वो एक Delhi was the center of power, because you know that all Mughal has made their capital, they worked their capital as a Delhi, and that's why Delhi was a center of power at the Mughal dynasty. But now after the death of Aurangzeb, the power of Mughal has weakened, and due to that reason the other territories or the provinces which come under the Mughal emperor, now they started to become free. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. अब मुगलों के बाद जो भारत में एक नई पावर जो सामने आई, एक नया जो सत्ता का केंद्र जिसे हम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ अथॉरिटी हम जिसे कह सकते हैं, वो भर के जो सामने आया वो कौन सा था? वो ब्रिटिश था। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज? That means that British came in our country, as I already told you, that originally they came for the trade and it was just a small trading company, and in later they were reluctant to acquire territories. It means they started to acquire the territories of Indian continent, subcontinent. How then did they come to be master of a vast empire? और किस तरीके से जो एक व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई उसने किस तरीके से पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ दिस केम अबाउट। तो एक पिक्चर है इंटरेस्टिंग, हम इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये फिगर देखने से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है। यहाँ ये जो फिगर दिया है इसमें बहादुर शाह जफ़र को दिखाया गया है और उसके सन्स जो उसके बेटे हैं उनको दिखाया गया है, और उसके सामने जो अंग्रेज़ अधिकारी खड़ा है उसका नाम है कैप्टन हडसन।
तो आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर कंटिन्यूड टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट ऑफ 1857 Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at that time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. यानी कि उसको विद्रोह के आरोप में उसके बेटों को ख़त्म कर दिया गया और जो बहादुर शाह जफ़र था उसको एक तरह से मतलब उसको बहादुर शाह जफ़र को जेल भेज दिया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में जो सबसे पहले जो कंपनी आई या ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। देखिए इसका रूट यहाँ दे रखा है और पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ये इंडिया में एंटर हुए। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूरल ऑफ इंग्लैंड। यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड कंपनियाँ हैं, बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में कंपनियाँ हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन की ये एक कंपनी थी 1600 में और इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने जो इंग्लैंड के रूरल थे और उस समय थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उस क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल कर लिया। चार्टर का मतलब जस्ट एक तरह की पावर हासिल कर ली। और उसने क्या पावर हासिल की कि ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी कि ब्रिटेन की केवल इसी कंपनी को ईस्ट में, चाहे वो एशिया हो अफ्रीका हो, ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन उसे मिल गई। दिस मीन्ट दैट नो लॉन्गर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कोई और कंपनी जो है ब्रिटेन की वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यापार के मामले में, ट्रेड के मामले में कम्पीट नहीं कर सकती थी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। और इस कंपनी ने क्या किया कि ये ईस्ट से, ईस्ट में जो भी हमारे अफ्रीका एशिया के जो भी देश थे और ख़ास तौर से इंडिया आता था, वहाँ से जो भी सामान था वो सस्ते दाम पर ख़रीदते थे और उसको हायर प्राइस में यूरोप में ला करके वो बेचते थे। ये पहले शुरू में, ये 1600 की हम बात कर रहे हैं। तो 1600 में जो कंपनी का काम था वो यही था कि ईस्ट के देशों से सस्ता सामान खरीद के वो यूरोप में लाकर उसको ज़्यादा महंगे दामों पे बेचते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और कंपनी का किसी तरह का कोई कंपटीशन किसी भी कंपनी से नहीं था क्योंकि इसका सोल राइट था। सोल राइट का मतलब होता है कि केवल यही कंपनी ये व्यापार कर सकती थी, कोई दूसरी कंपनी को ये व्यापार करने की, ट्रेड करने की कोई परमिशन नहीं थी। आगे देखिए, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। और उस समय मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज का मतलब जो व्यापार करने वाली कंपनियां हैं वो इसी तरीके से अपना प्रॉफिट बढ़ाती थी कि वो वहाँ की सरकारों से एक सोल राइट ले लेती थी कि और कोई कंपनी जो है वो हमारे यहाँ पर या हमारे एरिया में ट्रेड नहीं करेंगी। इससे इन कंपनियों का जो कंपटीशन था वो एकदम ख़त्म हो जाता था और इनका प्रॉफिट बढ़ता रहता था। देखिए, कोई भी कंपनी अगर वो ट्रेड कर रही है, अगर उसके सामने कोई कंपटीटर नहीं है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जब कंपटीटर होगा यानी कि जब बहुत सारी कंपनियां होंगी तो उनका आपस में कंपटीशन होगा जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the eastern market। अब ब्रिटेन में तो इस कंपनी ने क्या कर लिया, सोल राइट ले लिया कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी इसके साथ compete नहीं करेगी। लेकिन जो दूसरे कंट्री थे वो भी ईस्ट एरिया में आकर के, इंडिया में आकर के या अफ्रीका के देशों में या एशिया के दूसरे देशों में आकर के ट्रेड करना चाहते थे, तो यूरोप की दूसरी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रोक सकती थी क्योंकि उसने अपने देश में तो ये सोल राइट ले लिया पर दूसरी देशों में वो सोल राइट ये नहीं ले सकती थी। तो हुआ क्या कि द रॉयल करेक्ट चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa,
round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. और ब्रिटेन से पहले या ब्रिटिश से पहले हमारे कंट्री में यूरोपियन ताकतें आ चुकी थी, यूरोपियन पावर आ चुकी थी और गोवा के अंदर पुर्तगाल ने सबसे पहले एक अपना बेस वहाँ पर तैयार कर लिया था. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. और ये हम सब जानते हैं कि जो इंडिया में आने का सी रूट जो है वो जो खोजा वो उसका क्या नाम था, उसका नाम था वास्को डी गामा. और ये वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था, पुर्तगीज था, वो पुर्तगीज एक्सप्लोरर था जिसने यूरोप से इंडिया आने का रूट जो है वो डिस्कवर किया था, सी रूट. और ये क्या था 1498 में. बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन. सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सी. अब आपके सामने आप ये देख सकते हो कि 4 कंट्री जो है वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए तत्पर थे. इट मीन्स दे वर रेडी टू डू द ट्रेड इन इंडिया एंड दे वांटेड टू ट्रेड विथ इंडिया. They explored the different routes and the route was discovered by the Portuguese explorer whose name is the Vasco da Gama. And these countries were ब्रिटेन था ही, पुर्तगाल पहले ही आ चुका था और फ्रांस और जो डच है वो भी इंडिया में आकर के ट्रेड करना चाहते थे और उन्होंने किया भी. तो अब ब्रिटेन का कंपटीशन इन कंट्रीज़ के साथ हो गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका ब्रिटेन की किसी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन इन कंट्रीज़ की कंपनीज के साथ इसका कंपटीशन होना तय था. आगे देखिए कि द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी कंपनियां एक ही तरह का सामान खरीदना चाहती थी, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हों, चाहे वो कॉटन और सिल्क के कपड़े हों, सिल्क वुलन क्लोथ्स हों या फिर स्पाइसेस हों. सो ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड टू बाय द सेम थिंग्स. द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप because the fine quality cotton and silk produced clothes in India had a big market in Europe. Paper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. So the competition among us, the European companies, inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. Now what happened? That many companies came in India to buy the same commodities, and due to that reason the Indian market has raised or Indian traders have raised their prices. भाई एक ही सामान इन सब कंपनियों को चाहिए था तो भारतीय व्यापारियों ने क्या किया, अपनी कीमतें क्या कर दी, अपने सामानों की बढ़ा दी, क्योंकि उनको पता है कि इन सब की डिमांड क्या है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है. एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न. और इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, और इन सब कंपनियों का तो कम हुआ ही हुआ. अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने क्या रास्ता रह गया कि अब वो इन कंपनियों के साथ कंपटीशन तो कर नहीं सकती थी. रीज़न ये था कि ये कंपनियां भी सामान खरीद रही थी. इससे क्या हो गया कि इंडियन मार्केट्स में सामान की प्राइस बढ़ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया. तो अब एक ही रास्ता कंपनी के पास बचा कि द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लॉरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स. कि अगर वो ये चाहती हैं कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट करने का मतलब हटाना पड़ेगा. किसको, राइवल कंपटीटर्स को. राइवल का मतलब जो सामने वाली जो कंपटीटर है, जो एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे की एक तरह से कह सकते हैं दुश्मन है, उन कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. अब ये जो सोल राइट लेने की भाई सामने वाली कंपनी को एलिमिनेट करने की वजह से क्या हुआ, इन कंपनियों में आपस में लड़ाई होने लगी और इनमें वार हुआ, इनमें बैटल हुए. इनके अपने सैनिक होते थे, सोल्जर होते थे, ताकि वो दूसरी कंपनी को क्या कर सकें, हटा सकें. थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of गुड्स. और ये एक दूसरे के शिप्स पर अटैक करते थे
रूट्स को ब्लॉक कर देते थे ताकि दूसरी कंपनी इजीली यहाँ पर काम नहीं कर पाए। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। और फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन का मतलब इन्होंने किले बनाना शुरू कर दिया ताकि ये इजीली ट्रेड कर सके। सोल्जर्स रखना शुरू किया और इस वजह से इनको सोल्जर रखने पड़े, और जो ये इन्होंने सोल्जर इस कारण से रखे, यही सोल्जर आगे जा कर के पूरे इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करने में ब्रिटेन के काम आए। आगे देखिए कि दिस एफर्ट्स टू fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हमारे कंट्री में आकर के ब्रिटेन या डच या पुर्तगीज या फ्रांस के लोग आकर के हमारे कंट्री में आकर लड़ते रहे, और जो भारत में जो राजा थे, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो बैठ कर के देखते रहे। तो इंडियन रूलर भी उससे इफ़ेक्ट हुए, और इस वजह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन रूलर्स के जो इंडिया के जो रूलर थे उनकी पॉलिटिक्स में इनका इंटरवीन होना शुरू हुआ, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था वो फ्रांस, डच और पुर्तगाल की जो कंपनियां थी, ट्रेड कंपनियां थी, उनको वो भारत से भगाना चाहते थे, यहाँ से बाहर करना चाहते थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं से कॉन्टैक्ट बनाना शुरू किया। नाउ दे हैव स्टार्टेड इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नाउ सी व्हाट हैपेंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल के अंदर ट्रेड करना शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब एक तरह से हम यहाँ पर ये फैक्ट्री वो नहीं है कि सामान बनाने वाली फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री का मतलब है कंपनी का हेडक्वार्टर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका अपने जिसे हम कहते हैं कि ट्रेडिंग सेंटर जिसे हम कह सकते हैं वो है। तो जो पहला ट्रेडिंग सेंटर जिसे इंग्लिश फैक्ट्री कहा गया वाज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली इन 1651। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स known at that time as factors operated. The factory had a warehouse होते थे इनके, यानी कि बड़े बड़े गोदाम होते थे। warehouse का मतलब एक बड़ा स्टोर होता है जहाँ पर वो अपना सामान रखते थे। where goods for exports were stored and it had officers where company official sat, और यहाँ पर इनके जो ऑफिसर्स थे वो भी रहते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. और जैसे जैसे इनका जो ट्रेड बढ़ता गया तो कंपनी ने क्या किया, परस्यूट का मतलब लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट किया, लालच दिया कि मर्चेंट्स को, व्यापारियों को एंड ट्रेडर्स को टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, कि वो अपनी जो दुकानें हैं या उनकी जो कोई और सामान बेचने का जो भी उनका तरीका है या जरिया है उसको आकर के वो उनकी फैक्ट्री के नियर बाय ही वो सारा अपना जो भी उनके शॉप्स वगैरह हैं वो खोलना शुरू करें। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उस जहाँ इनकी फैक्ट्री थी उसके चारों तरफ इन्होंने एक तरह से फोर्ट बना लिया, किला बना लिया। 2 years later in bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over three villages। अब इस कंपनी ने क्या किया, मुगल, क्योंकि उस समय मुगल शासक कमज़ोर ज़रूर थे लेकिन रूल तो फिर भी मुगलों का ही था, तो उन मुगल जो ऑफिसर्स थे उनको एक तरह से ब्राइब दी, उनको रिश्वत दी, और रिश्वत देकर के 3 विलेजेस की उन्होंने क्या करी, ज़मींदारी हासिल कर ली। ज़मींदारी का मतलब इन 3 विलेजेस में रेंट लेने का, लगान लेने का जो राइट है वो ब्रिटेन ने मुगलों से ले लिया। वन ऑफ दीज वाज कालीकता, उनमें से एक गांव था कालीकता जो बाद में जाकर के कलकत्ता बना, यानी कि लेटर ऑन बिकेम्स द कोलकाता विच लेटर ग्रू into the city of Calcutta of Kolkata as it's known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। और ब्रिटेन के इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्परर जो उस समय औरंगज़ेब था उसको इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो एक फरमान दे। फरमान का मतलब एक तरह का क्या होता है, ऑर्डर होता है, एक तरह का आदेश है
कि औरंगज़ेब ने उनको ये ऑर्डर दे दिया कि दे हैव द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब है कि जो ब्रिटेन यहाँ पर ट्रेड करेगा उसको उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देने पड़ेगा। ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये फरमान रखवा लिया या ये फरमान जारी करवा लिया औरंगज़ेब से। नाउ यू सी द कंपनी ट्राइड continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। और धीरे धीरे इस कंपनी ने क्या किया, और भी कई तरह के कंसेशन लेती गई, कई तरह के जो प्रिविलेज थे वो हासिल कर लिए, और साथ ही साथ जो प्रिविलेज हासिल किए, प्रिविलेज का मतलब होता है एक तरह का स्पेशल राइट देना, विशेषाधिकार देना कि भाई आप ये काम, औरों को इस काम करने की परमिशन नहीं है लेकिन तुमको ये काम करने की परमिशन है, इसको हम कहते हैं प्रिविलेज। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सब होमवर्क करके ला रहे हैं एक पर्टिकुलर डेट पर, और किसी एक बच्चे को टीचर ने कह दिया कि नहीं बेटा तू 2 दिन बाद ही होमवर्क जमा कर देना, तो ये हो गया उसका एक तरह का प्रिविलेज। तो अंग्रेज़ों को भी इसी तरीके से प्रिविलेज दिए गए, लेकिन उन प्रिविलेज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिसयूज़ किया और औरंगज़ेब के फरमान का भी मिसयूज़ किया। फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। अब यहाँ पर एक जो औरंगज़ेब ने इनको ड्यूटी फ्री का जो कंसेशन दिया था वो केवल ब्रिटिश कंपनी के ही ट्रेड पर दिया था, लेकिन जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेड को भी क्या करना शुरू कर दिया, ड्यूटी फ्री करना शुरू किया। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue of Bengal। How could the Nawab of Bengal Murshid Ali Khan not protest? तो ये इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का उस समय नवाब था मुर्शिद अली खान, उसको बड़ा लॉस हुआ और उसने इस बात का प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यानी कि विरोध करना शुरू किया। बच्चों बाकी की जो बातें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को हम अपने आगे आने वाले 2-3 वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू।